अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अगर कोई बंदा इवेलुएट करना चाहता है कि वो किस तरीके से एथिकल सिचुएशन से निकल सकता है या एथिकल जो है ना डिसीजन मेकिंग कर सकता है, तो हमने कहा था कि वो जो है ना टेस्ट कर सकता है, मिरर टेस्ट कर सकता है या कॉन्सिक्वेंसेस को देख सकता है। उसके बेसिस पे जजमेंट कर सकता है कि उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो एथिकल है कि नहीं है। और इसके साथ हमने जो है ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी जिक्र किया था। हमने कहा था कि सीएसआर जो है ना कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ जो है ना ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो बनी हुई है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही बनी हुई है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका कोर ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करेगा। वो जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को भी कंट्रीब्यूट करेगा और उसके कस्टमर्स को भी, क्योंकि इन लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ है और ये लोग इनके स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये खुद को इनसे अलग कंसिडर नहीं कर सकता कि सिर्फ मेरा मेन मकसद जो है ना प्रॉफिट अर्निंग है और बाकी को जो है ना मैं इग्नोर कर दूं, ये पॉसिबल नहीं। तो उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है ना परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि वो जो है ना इसको कॉस्ट ना कंसिडर करे, बल्कि इसको जो है ना एक फ्यूचर टाइम टर्म पे देख सकता है, लॉन्ग टर्म में देख सकता है कि इसको किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है। और आज हम जो है ना जो देखने वाले हैं दैट इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। ठीक है, कि अगर वो एथिकली रिस्पॉन्सिबल जो है ना एटीट्यूड नहीं अपनाता, बिहेवियर नहीं रखता, ठीक है, तो कंपनी को किस तरीके से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉन सीरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स द एथिकल इश्यूज। तो पहली बात कहता है कि poor business ethics can create very negative image for an organization, can be expensive for the firm and or the executives involved, and can result in bankruptcy and jail time for the offenders। ठीक है, कि कल भी हमने देखा था, हमने कहा था कि जो कंपनीज जो है ना या ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, एथिकली रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो क्या होगा कि उसका इमेज सारा का सारा खराब हो जाएगा। जब मार्केट में पता चलेगा कि यार ये जो है ना सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं था या उसकी प्रैक्टिसेस ऐसी थी जो अनएथिकल थी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसका सारा इमेज खराब हो जाएगा। उसके साथ साथ जो उसके जो है ना स्टेक होल्डर्स हैं या उसके साथ जो कनेक्टेड उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो है ना कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा और वो कंपनी जो है ना बैंकरप्ट होना शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि फिर उनको जो है ना जेल भी जाना पड़े जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही डिजास्टर्स सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। सो कहते हैं कि एक्टिंग एथिकली रिड्यूसेस रिस्क, देयर आर सेवरल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। ठीक है, कि अगर एथिकली जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर लेता है तो फिर तो वो इन तमाम मसलों से बच सकता है। लेकिन अगर वो एथिकली रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर क्या होगा, कि वही बात कि उसका रेपुटेशन खराब, बैंक्रप्सी और जेल जो है ना उसको देखनी पड़ेगी। तो कौन कौन से हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो पहली बात हमारे पास कहता है कि अगर वो क्या करता है कि when business conduct is illegal or in breach of regulation, there is a risk of being found out. The consequences could be the payment of fines to the authorities or compensation to individuals who have suffered as a consequence of the illegal behavior. In some cases, individual director might be liable to imprisonment for illegal behavior। ठीक है, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास क्या है कि अगर वो इलीगल कामों में पाया जाता है या वो रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करता है या अनएथिकली जो है ना काम कर रहा है और वो जो है ना पकड़ा जाता है इन एक्टिविटीज के साथ, तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए क्या होगा कि उसके ऊपर फाइन भी लगा सकते हैं वो अथॉरिटीज। इसके अलावा जो है ना हो सकता है कि वो लोग कंपनसेट भी करें। ठीक है, कि लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने सेफ्टी मुहैया नहीं किए थे, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जी शॉर्ट सर्किट हुई और एम्प्लॉयज जो है ना वो उनको करंट लग गया, वो बीमार हो, खराब हो गई उनकी हालत या हॉस्पिटल्स में पहुंच गए या वो मर गए। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा कि एक तो जो है ना सिचुएशन ये भी हो सकती है कि उसके ऊपर फाइन बैन और जो है ना जेल जाना पड़ सकता है, या फिर उसको क्या करना पड़ेगा कि जो है ना जो फैमिलीज थी उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। और किसी सिचुएशन में वर्स्ट सिचुएशन में अगर हम कहें तो डायरेक्टर्स जो है ना वो क्या होंगे, उनको जेल भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको मैनेजमेंट के तौर पे एक्ट करना था, उनको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना था बिकॉज दे आर द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो उनको जो है ना सोशल रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। अगर वो जो है ना इस किस्म की हरकत करते हैं तो फिर उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। सेकंड, हमने कहा कि when businesses act legally but in a way that the general public considers immoral,
there is a risk of action by the government to make such action illegal. ठीक है कि आपके पास जो है ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन लीगली काम कर रही होगी, लेकिन क्या होता है कि वो जो है ना इमोरल होती है, उस सोसाइटी में वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो फिर वहां पे कानून भी उसको जो है ना अलाउ नहीं करेगा, और फिर वो कानूनी तौर पे भी इलीगल कंसिडर हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देख लें तो आपकी सोसाइटी में अगर जो है ना ड्रिंक्स वगैरह तो वो अलाउड नहीं है, इमोरली जो है ना वो अलाउड नहीं है। ठीक है, अब अगर जो है ना वो क्या हो जाता है कि एक्सट्रीम केसेस पे जाना शुरू हो जाता है, और सोसाइटी में उसकी वजह से जो है ना बिगाड़ पैदा शुरू हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो इसको इलीगल कंसिडर कर देगा कि ये अलाउड भी नहीं है, इलीगल हो गया, इसका जो है ना सारा का सारा जो ट्रेडिंग होगा या जो प्रोवाइड करेंगे या जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली उसको इम्प्रिजनमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। थर्ड हमारे पास कहते हैं businesses that act in an unethical way are also exposed to reputation risk। ठीक है, और आपके पास क्या होता है कि जो बिजनेस क्या जो है ना अनएथिकल इस तरीके से जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है, वो स्टेक पे लग जाता है, और जब उसका रेपुटेशन खराब होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से आपके कस्टमर क्लाइंट्स और आपकी जो है ना कंज्यूमर्स हो सकते हैं, या आपके जो है ना एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आप अदर स्टेक होल्डर हो सकते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके ऊपर जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पहला पॉइंट भी यही डिस्कस किया गया है कि रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है। ठीक है, कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही थी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रही होती है, तो वहां पे उसके पास जो है ना कस्टमर भी लॉयल होते हैं। ठीक है, और वो लॉयल कब होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रेपुटेशन हो, एक इमेज हो, उसने अपना ट्रस्ट डेवलप किया हो, तो लोग क्या करते हैं कि वो वहां पे जाते हैं। ठीक है, और वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो जो है उसके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जिसके लिए पे कर रहे हैं उनको वो क्वालिटी भी मिल रही है। ठीक है, और अगर वो जो है ना फॉल्स जो है ना स्टेटमेंट्स, या फिर उनके साथ जो है ना अनएथिकल बिहेवियर, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, या जो है ना वो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो है ना इस तरीके से करना शुरू कर दे कि जो अपने कस्टमर्स को फ्रॉड करना शुरू कर दे, तो उसकी वजह से वो जो है ना कभी भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये सारा का सारा जो उसका रेपुटेशन बनता है वो किस वजह से बनता है, उसके एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कि वो एथिकली जो है ना रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट से हम बात कर लेते हैं, मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज क्या कर रही है कि वो अगर जो है ना क्या कर रहा है कि हाई से हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, तो वहां पे वो इस चीज का भी तो क्लेम कर रहा है कि वो कहता है कि अगर हमारी गाड़ी जो है ना वो उलट जाती है, तो हम जो है ना आपको क्या करेंगे, इसके जो है ना अपना लॉस सब कुछ हम बियर करेंगे, क्योंकि हम आपको कंपनसेट करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो इतना बड़ा क्लेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग योर क्वालिटी। तो क्वालिटी की वजह से उसके कस्टमर उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और वो उनके साथ उनकी लॉयल्टी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर जो है ना क्या हो जाता है कि एक अच्छा रेपुटेशन होगा, ठीक है, तो वो जल्द से जल्द कस्टमर जो है ना उसके लॉयल होना उसके साथ शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उनसे एम्प्लॉइज भी उसके साथ लॉयल होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से उनको भी एम्बेरस होना पड़े, या फिर उनको भी लिए जो है ना कल को जो है ना जॉब उनकी स्टेक पे होना शुरू हो जाए। ठीक है, और जब बिजनेस का रेपुटेशन खराब होना शुरू हो जाता है, तो वो कस्टमर सारे के सारे जाना शुरू हो जाते हैं कि अगर वो क्या करते हैं कि जो है ना सही तरीके से प्रोडक्ट नहीं दे रहा, या वो जो है ना क्या कर रहा है लो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, प्राइस वही ओल्ड रखी हुई है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज से उनका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके जितने भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता है कि उनके लिए जो है ना उनका रेपुटेशन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रेपुटेशनल रिस्क भी उनके साथ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और उनकी पूरी से पूरी कोशिश यही रहती है कि उनका रेपुटेशन खराब ना हो। ठीक है, जैसे आप देखें तो आपके पास आईफोन और बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं, ये क्या करती हैं कि अगर इनके प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो ये सारे कॉल बैक कर लेते हैं और उनको रिपेयर करके अपने कस्टमर्स को दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जो कस्टमर्स उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो उनको पे कर रहे हैं हाई से हाई चार्जेस, क्योंकि वो जो है ना इस चीज़ का बिलीव रखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का रिपुटेशन है, ये कभी भी अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा और ये क्वालिटी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करेगा। तो उनके इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल जो है ना रोल प्ले करते हैं, और ये उसका रेपुटेशन होता है जिसको वो लूज नहीं करना चाहते। इसीलिए कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव बीन एक्सपोज्ड टू रेपुटेशन रिस्क इंक्लूड कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशन एक्यूज्ड ऑफ बाइंग फ्रॉम सप्लायर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट यूज चाइल्ड लेबर और स्लेव लेबर। कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म के उसमें जो है ना इन्वॉल्व हो जाती है कि जहाँ पे वो क्या करे, चाइल्ड लेबर को यूज कर रहा है, या वो ऐसी कंट्री से सब जो है ना प्रोडक्ट वगैरह ला रहा है, ठीक है, जहाँ पे जो है ना स्लेव लेबर्स है आपके पास, ठीक है, तो वहां पे जो है ना अगर वो काम कर रही है, तो दिस इज अनएथिकल। ठीक है, इसका रेपुटेशन खराब हो सकता है।
सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन एक्यूज्ड ऑफ पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को तबाह कर रही है, आसपास लोगों को जो है ना खराब कर रही है, वहाँ पे जो है ना ट्रीज को काट से ज्यादा काट रही है, तो फिर लोग उसके फर्नीचर उसको इतना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वो इस चीज को देखेंगे कि वो जो है ना हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। थर्ड, organization in the food and drugs industries accused of selling dangerous food products और dangerous drugs, कि आपके पास मेडिसिन और सबसे सेंसिटिव है कि अगर आपको पता चल जाता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो इन किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि उनके ड्रग्स की वजह से लोग मर रहे हैं, ठीक है, या जो है ना कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छा ब्रांड था और वो जो है ना अब क्या करें क्योंकि प्रोडक्ट की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो सारा का सारा उसका जो रेपुटेशन है वो मार्केट में खराब होना शुरू हो जाएगा और कस्टमर का जो है ना कॉन्फिडेंस उनके ऊपर खत्म हो जाएगा। और जब कस्टमर ही उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है ना उनका बिजनेस जो है ना रिस्क में बढ़ जाएगा और उसका रेपुटेशन सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ये तीन हो, ठीक है, हो सकता है कि इसकी वजह से इसको जो है ना सीरियस जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़े, ठीक है, कि जिनकी वजह से उन्होंने इतना रेपुटेशन बनाया हुआ था और इतना मेंटेन किया हुआ था, अब इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की बात क्या हो जाएगा कि उसका सारा का सारा रेपुटेशन तो खराब हो चुका है, और फिर अगर वो लीगल जो है ना उसके आ जाता है दायरे में आ जाता है, तो फिर तो उसके लिए और भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको जो है ना क्या करना पड़ेगा कि एक तो जो है ना फाइन पे करना पड़ेगा, उसके अलावा जो है ना ये उसको जो बिजनेस इतना लाखों करोड़ों का बनाया हुआ है वो सारा का सारा उसका डूब जाएगा, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें उसको जो है ना बैडली इफेक्ट करती हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि in order to really protect an organization from ethical misconduct scandal, no one needs to incorporate a management plan in order to stay on the top of any unethical practices within the corporate environment. To do this, we must first understand the effects that poor corporate ethics can cause to an organization in order to set up barriers to help prevent something like this happening. ठीक है कि इसके हम के जो है ना अगर वो मिसकंडक्ट के जो है ना स्कैंडल वगैरह से बचना चाहती है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा और एथिकल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करना पड़ेंगे और अपने एम्प्लॉयज को पहले से बताएगा, ठीक है, कि इन एक्टिविटीज में आप लोगों ने इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अगर वो जो है ना इन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखती और वो जो है ना शॉर्ट टर्म के ऊपर सोच रही है कि क्या हो जाएगा इससे तो कुछ नहीं होता, पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा, तो फिर तब तक सिचुएशन बड़ी वर्स्ट हो चुकी होगी और उसके लिए जो है ना वो एक जो है ना वर्स जो है ना सिचुएशन इख्तियार करेगी और उधर से फाइन भी अलग देना पड़ेगा, उसका रेपुटेशन भी सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा और बिजनेस लॉस में चला जाएगा। सेकंड हमारे पास कहता है कि प्रोडक्टिविटी लेवल डिक्रीज, प्रोडक्टिविटी भी उसकी कम हो जाती है, कैसे कम हो जाती है, कहता है कि द मेन गोल ऑफ एनी कॉर्पोरेशन इज टू ड्राइव थ्रू सेल्स फ्रॉम कस्टमर्स टू मेंटेन अ स्ट्रांग presence in the business world. Unfortunately, when a level of unethical behavior start to form, it can cause productivity levels to decrease which surround the person or corporation in question. When this happens, errors start to form in one's productive production line. This in turn can cause other employees to feel unmotivated, resulting in complete slowdown of the sale process that can lose you valuable time and money. ठीक है कि आपके पास क्या प्रोडक्टिविटी भी कम होना शुरू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म के अनएथिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, तो हमने क्या कहा कि उसके एम्प्लॉय भी डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उसके कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो जब इस किस्म की जो है ना ये गलतियां, इस किस्म की जो है ना फ्रॉड और इसमें जो है ना कंपनी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसके एम्प्लॉय जो है ना डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे कि यार ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अब ड्रग्स के उसमें देख लें और वहां से जो है ना वो क्या कर रहा है कि लो क्वालिटी जो है ना ड्रग्स वगैरह बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ एट स्टेक लगना शुरू हो जाए, तो कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होगा कि जो कहे कि खैर है मुझे क्या, मुझे तो तनख्वाह मिल रही है, बल्कि वो क्या हो जाएगा कि वो इसके अगेंस्ट होगा और वो नहीं चाहेगा कि इस किस्म की जो है ना मेडिसिन मार्केट में चली जाए, तो वो क्या करेगा, वो अनप्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और उसका प्रोडक्शन सारा का सारा स्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका टाइम भी तबाह तबाह हो रहा है और उसके पैसे भी खराब हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, हमारे पास जो है ना वो रिस्पेक्ट भी लूज करना शुरू कर देते हैं कि इन एपिसोड वेयर मैनेजर और लीडर स्टार्ट टू मेक एन एथिकल डिसीजन, it can lead to employees losing a lot of respect for और their bosses, कि आपके जब एम्प्लॉयज या मैनेजर क्या है कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज में जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसके बॉसेस वगैरह तो उसके ऊपर जो है ना क्या हो जाएगा कि ट्रस्ट वगैरह खत्म हो जाएगा, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी कि यार मैंने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, मैंने आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन दी, आपको जो है ना मैं इसलिए दिया कि आप इसको सक्सेसफुली रन कर सको, आपने क्या कर दिया कि इसको जो है ना अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया और आपने पूरा का पूरा रेपुटेशन और इनका
خراب کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوں گے کہ وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے, اور وہ جو ہے نا اپنے رسپیکٹ اور وہ جو پلیس تھا ان کے لیے وہ سارا کا سارا لوز کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گا کہ اس امپلائی کا تو ریپوٹیشن خراب ہو گیا کہ چلیے جی وہاں پہ نیوز میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اس کمپنی کا مینیجر جو ہے نا فراڈ میں انوالو تھا یا انیتھیکل پریکٹسز میں انوالو تھا, لیکن ریپرزینٹ تو اس کے ساتھ اس کی آرگنائزیشن ہو رہی ہے نا, تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمپنی بھی وہ جو ہے نا جو شیئر ہولڈر کی کمپنی ہے وہ بھی اپنا ریپوٹیشن کھونا شروع کر دے گی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لاس آف پبلک کریڈیبلٹی. ٹھیک ہے, کہ کریڈیبلٹی ہماری لوز ہونا شروع ہو جائے گی, ہمارے ٹرسٹ جو ہمارے کسٹمر کا بن رہا تھا کیونکہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا, جو ہمارے کیمپینز اور اس کی وجہ سے کسٹمر بیس بنی ہوئی تھی وہ لوز ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ اگر وہ کیا کر لیتا ہے کہ ان چیزوں سے نکل بھی آتا ہے تو کافی ٹائم لگتا ہے کہ وہ اپنا امیج اور اپنا کنزیومر کا کانفیڈنس دوبارہ سے بحال کرے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو ہے نا پور ایتھیکل پریکٹسز اور اس کے سے کیا ہوا کہ اس کے کسٹمر جو ہے نا وہ اسے جا چکے تھے. اب جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے نا کافی عرصہ پہلے کوک جو ہے نا جب انڈیا میں اپنی پروڈکشن کر رہا تھا تو اس کے کوک میں پیسٹیسائڈز جو ہے نا ملے, تو جس کے اگینسٹ جو ہے نا لوگوں نے اسٹرائک وغیرہ کیا اور کوک کو جو ہے نا کنٹری سے نکال دیا. پھر جب کچھ عرصے بعد جب کوک جو ہے نا پھر کچھ سالوں بعد جب واپس آیا کوک, تو پھر وہاں پہ وہ اعتماد بنانے کے لیے جو ہے نا کامیاب نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی لوگوں کو پتا تھا کہ ان کے پروڈکٹ میں اس قسم کے جو ہے نا پرابلمس تھے, تو انہوں نے کیا کیا کافی مارکیٹنگ کیمپینز وغیرہ استعمال کی اور جو ہے نا اس کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا ریپوٹیشن جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے. پھر انہوں نے عامر خان کو لیا کہ عامر خان نے اس کی جو ہے نا ڈرنک کو پیا اور پھر کہا کہ جی میں جو ہے نا اس کو سجیسٹ کر رہا ہوں, تو وہ اس کے ساتھ ایز اے مسٹر پرفیکٹ جو ہے نا وہ سیمپل کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا اس نے پھر جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی تو پھر کچھ لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ جو ہے نا پھر اس کا ٹرسٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا. تو اپنے کسٹمر ایک دفعہ لوز کر دو اور پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ سے گین کرنا آرگنائزیشن کے لیے ایک بہت ہی جو ہے نا ٹائڈی کام بن جاتا ہے اور بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ لیگل ایشوز بھی فیس کرنا پڑتے ہیں. اگر آپ انیتھیکل مس کنڈکٹ وغیرہ میں جو ہے نا پائے جاتے ہو, ٹھیک ہو گیا, یا کیسز میں انوالو ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر لیگل کانسیکوینسز بھی جو ہے نا پے کرنے پڑیں گے اس کنٹری کے اکارڈنگلی. جو اس کا لا ریگولیشنز ہوں گی آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو سکتا ہے اور جو ہے نا وہ تب تک جو ہے نا بند بھی ہو سکتی ہے, آپ کی سیل بھی ہو سکتی ہے, آپ کو جیل وغیرہ بھی بھجوایا جا سکتا ہے, اور یہ سارے کے سارے سلسلے پھر سالوں سال چلتے رہتے ہیں جس کے اوپر آرگنائزیشن جو ہے نا وہ اپنے پیسے لگائی جاتی ہے, برباد کرتی جاتی ہے, اور اس سے جو ہے نا کوئی بینیفٹ اس کو نہیں ملنے والے ہوتے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے آرگنائزیشن ہم کیا کہتے ہیں کہ جو اس قسم کے لاز وغیرہ کو بریک کرتی ہے یا پھر ان کے ایگزیکٹوز جو قانون کے جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ بریک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا اس کو کرمنل چارجز وغیرہ بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. کیونکہ اب آرگنائزیشن کس کو بلیم کرے گی؟ وہ شیئر ہولڈر سارے کے سارے اس مینیجرز وغیرہ کو بلیم کرے گی. تو آرگنائزیشن تو فائن وغیرہ دے گا, لیکن وہ جو ایگزیکٹوز وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو بھی کانسیکوینسز فیس کرنا پڑتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے نا کرمنل جو ہے نا چارجز فیس کرنے پڑتے ہیں. نیکسٹ کہتا ہے کہ امپیکٹ آن امپلائی پرفارمنس. ٹھیک ہے, کہ امپلائی ہمارا اسٹیک ہولڈر ہے. تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ آرگنائزیشن میں جو امپلائی بیٹھا ہوا ہے وہ صرف اس لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ صرف اپنے پیسے بناتا رہے اور وہ جو ہے نا ان چیزوں کو اگنور کر دے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے نا اپنے آپ کو اپنے بس پرفارمنس اور اس کے اوپر دیکھنا شروع کر دے. ہم نے کہا کہ لیک آف ایتھکس ہیز نیگیٹو امپیکٹ آن امپلائی پرفارمنس. In some cases, employees are so concerned with getting ahead and making money that they ignore procedure and protocol. This can lead to additional paperwork and careless errors that result in tasks having to be completed again. Additional employees who feel motivated, feel acting ethically and following the rules will not get them ahead in the business, sometimes feel a lack of motivation, which often leads to decline in performance. ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں جن کو صرف پیسہ بنانا ہوتا ہے تو وہ تو خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دو, اس کو کیا پتہ چل رہا ہے, بس لگے رہیں گے اور وہ اپنا کام کمپلیٹ کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لاپرواہی اور ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے جو امپلائیز ایتھیکلی اور سوشلی رسپانسیبل ہوتے ہیں اور وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں وہ ڈیموٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ یار ہماری آرگنائزیشن جو ہے نا وہ انیتھیکل پریکٹسز میں انوالو ہے جو کہ ٹوٹلی رانگ ہے. تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ڈسکریج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی پرفارمنس ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لاسٹ میں کہتے ہیں امپلائیز ریلیشن آر افیکٹڈ. امپلائیز کے ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
किस तरीके से कहता है कि when a manager or head of business exhibit a lack of ethical behavior, he faces losing the respect of his employees. It is difficult to have a successful business without well-known respected leaders. ठीक है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो है ना जो लीडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो जो है ना जब खुद फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व हो या मैनेजर्स वगैरह खुद जो है ना फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व हो, तो एम्प्लॉयज की नज़रों में उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है कि यार ये सारा का सारा जो है ना फ्रॉड कर रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है, पैसे चोरी कर रहा है या कस्टमर को धोखा दे रहा है, तो एम्प्लॉयज उसको उस तरीके से जो है ना रिस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज उसके साथ एज ए टीम ना चल रहे हो और वहाँ पे जो है ना रिस्पेक्टेड एनवायरनमेंट ना हो, तो फिर काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि एम्प्लॉय जो है ना वो स्ट्रेस में होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ एम्प्लॉयज जो है ना वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जो है ना who do not play the by the rules or still manage to get ahead. Unethical behavior in the workplace also has the potential to lead a lack of trust among employees, which is detrimental to a business that relies on collaboration and sense of community. ठीक है, कि वो जो है ना आपस में क्या होना शुरू हो जाता है, एम्प्लॉय स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो क्या कर रहे होते हैं कि जो एम्प्लॉइज होते हैं जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करते, वो स्टिल आगे जाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि खैर है कुछ नहीं होता, लगे रहने दो। लेकिन जहाँ पे आपके पास जो है ना हमने कहा कि एथिकल रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, वो क्या करेंगे कि वो जो है ना ट्रस्ट लूज करना शुरू कर देते हैं, वो दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये जो है ना फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व है, कहीं मैं जो है ना इसके साथ बदनाम ना हो जाऊं, या विदाउट एनी रीजन मेरे लिए मसले ना पड़ जाए, तो वो उनके साथ जो है ना कोलैबोरेशन में काम करना छोड़ देता है, और वो जो है ना अवॉइड करना शुरू कर देता है उन लोगों को, उनके साथ उठना बैठना तमाम एक्टिविटीज में, कि ऐसे ना हो कि कल को जो है ना मेरा रेपुटेशन खराब हो जाए और मुझे जो है ना क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ना कुछ जो है ना एथिकल जो है ना अनएथिकल बिहेवियर की कॉन्सिक्वेंसेस थे जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़े। तो वो जो है ना हमने बार बार कहा एक ही बात कि रेपुटेशन बड़ा मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि जब उसका रेपुटेशन खराब होना शुरू हो जाएगा और उनके जो है ना मैनेजर्स वगैरह इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे इस किस्म की एक्टिविटीज में, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक तो परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की नहीं रहेगी, ना ही उनके जो है ना रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, और फिर फाइन वगैरह अलग उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर को लूज कर देगा। और एक दफा अगर कस्टमर से चले गए तो फिर उनके लिए जो है ना कस्टमर को दोबारा से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम इसको जो है ना किस तरीके से एथिकल बिहेवियर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कहते हैं कि जो सही है गलत है जो है कि वो तो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली जो है ना लोग चूज करते हैं, क्योंकि वो जो है ना एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है ना काम करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो चाहती है कि एथिकली रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो होना शुरू हो जाए और वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड और उससे बच ही रहे, तो फिर वो क्या करेगा कि उसके लिए प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो डिफाइन करेगा। ठीक है, और उनके जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर जितने भी एथिकल जो है ना रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको क्या करेगा वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कि जो लोग जो है ना इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा कि वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सोशल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए वो अपने जो है ना अथॉरिटी और इन चीज़ों को जो है ना इस्तेमाल करके पावर्स को इस्तेमाल करके क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो बाउंड करेंगे कि वो एथिकली रिस्पॉन्ड करें। और कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनको प्रॉपर कोई एग्जांपल नहीं प्रोवाइड करती और वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व है या उनको खुद पता ना चलता हो कि यार हमें जो है ना किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह डेवलप करना है या मेंटेन करना है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। सो कहता है कि अगर इस तरीके से देखें तो अगर आपका जो है ना बॉस या जो है ना आपका कोवर्कर जो है ना वो खुद ऑर्गेनाइजेशन से पहले चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप भी उसी तरीके से करोगे, आप कहोगे कि मुझे क्या परवाह है। ठीक है, और कहते हैं कि अगर कोई जो है ना आपका कोवर्कर है वो अपनी जो है ना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ऑनलाइन शॉपिंग में पूरा दिन रहता है या वीडियो पे वीडियोस वगैरह देख रहा होता है, ठीक है, तो आप भी कहोगे कि यार मुझे क्या परवाह है, कौन से मेरे जो है ना कंपनी लगी हुई है कि मैं सारा दिन काम करूंगा, बाकी कोई भी काम नहीं कर रहा, तो आप भी किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओगे। तो क्या है कि पर्सनल वैल्यूज आपकी जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से एक्ट करते हो, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। तो इसीलिए हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, कि वो जो है ना अपने एम्प्लॉयज के लिए किस तरीके से एक सिस्टम डेवलप करेगा। और इसी तरीके से एक एम्प्लॉय के लिए भी ये चीज़ जो है ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि वो इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करे, ठीक है गया, और वो उनकी जो एथिक्स और पॉलिसी जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो उसके साथ खुद को जो है ना अटैच करे और उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है कि एथिकल जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस से इसी तरीके से बच सकती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करे, उनको बताए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और अगर वो जो है ना इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंस उसको फेस करने पड़ेंगे।
تو اسٹارٹ کہاں سے آئے گی کہ ان کے جو لیڈرز، جو مینیجر، جو باسز بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ان کے لیے ایک ایگزامپل بنیں گے، پھر کہیں جا کے اس کے امپلائیز اس کو فالو کریں گے. لیکن جہاں پہ ان کے باسز اور مینیجرز اور ڈائریکٹرز وغیرہ خود فراڈ وغیرہ میں انوالو ہوں گے، تو وہاں پہ امپلائیز جو ہے نا وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے نا ان کے دیکھے دیکھی فالو کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ لوگ جب خیال نہیں کرتے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں اتنی پرواہ کریں. تو وہ بھی ان انیتھیکل پریکٹسز میں انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا کارپوریٹ کوڈ آف ایتھکس موجود ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ جو ہے نا تو ہم امپلائیز کو پرووائڈ کر دو، ان کو بتا دو کہ اگر کسی نے کوئی ایکشن اس قسم کے انوالو ہوا تو اس کے بارے میں کیا جو ہے نا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو جیسے ہمارے پاس کہتا ہے کہ جی بہت سی آرگنائزیشن نے اپنے کوڈ آف ایتھکس جو ہے نا پبلش کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتا ہے کہ جیسے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے رولز ریکوائرڈ آرگنائزیشن who shares its traits to have a publicly displayed code of business conducts and ethics. In the UK, most of the top UK region have a code of ethics. کہ کارپوریٹ گورننس کی ریکوائرمنٹ یا ہمارے پاس اسٹاک ایکسچینج کی ریکوائرمنٹ ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی، کہ جو بھی آرگنائزیشن ہوں گی اگر وہ اپنے شیئرز کو مارکیٹ میں ٹریڈ کرنا چاہتا ہے ان کے اسٹاک ایکسچینج کے تھرو، تو وہ اپنا کوڈ آف ایتھکس ایک کنڈکٹ بنائے گی جس کو وہ فالو کروائے گا اور آرگنائزیشن اس کو فالو کرے گی. تو یو کے کافی جو ہے نا بڑی بڑی آرگنائزیشن نے اپنا کوڈ آف ایتھکس بنایا ہوا ہے جس کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن بھی فالو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں، اس میں امپروومنٹس بھی لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جتنا آپ کا جو ہے نا کوڈ آف ایتھکس جو ہے نا آپ کے پاس بہتر ہوگا، ٹھیک ہے گیا، اور جتنا کلیئر ہوگا اتنا ہی آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکو گے. اور وہ کب جو آپ کے پاس جو ہے نا کلیئر ہو سکتا ہے، افیکٹو بن سکتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کی جو ہے نا لیڈرشپ بڑی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے ڈائریکٹرز کیسے ہیں، ان کے سینئر مینیجرز کیسے ہیں، وہ اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کتنا اس کے لیے اوپر جو ہے نا فوکس کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو وہاں پہ امپلیمنٹ کرائے. اگر وہ لوگ جو ہے نا ان کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر امپلائیز جو ہے نا وہ اس کو فالو نہیں کرے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتا ہے کہ the culture of an organization drives its ethical behavior and code of ethics provides useful guidance. کہ آرگنائزیشن کا جو کلچر ہوتا ہے وہ کیا کرے گا، ان کے ایتھیکل بیہیویئر کو ڈیولپ کرے گا اور کوڈ آف کنڈکٹ اس کو جو ہے نا کیا کرے گی، یوزفل گائیڈنس پرووائڈ کرے گی کہ اگر اس قسم کے ایتھیکل ڈائلیماز میں انوالو ہوتے ہو تو مسئلہ کیسے حل کرنا ہوگا، کس سے بات کرنی ہوگی، کس طریقے سے ان مسئلوں کو حل کرو. تو اس لیے کہتا ہے کہ if ethical codes are to be effective, then they must be strongly endorsed from the top of the organization. Enron, the collapsed US corporation, had an ethical code, but the board of directors chose to overrule it. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ٹاپ آرگنائزیشن جو آپ کے پاس مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ سیریس ہو. جب آپ کے مینیجرز ہی خود سیریس نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے انہوں نے انران کمپنی کی ایگزامپل دی ہے کہ آرگنائزیشن کے جو ہے نا کوڈ آف ایتھیکل جو ہے نا کنڈکٹ سب کچھ بنا ہوا تھا، لیکن جب ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز وغیرہ خود اس کو فالو نہیں کر رہے تھے اور وہ جو ہے نا فراڈز وغیرہ میں انوالو تھے، تو پھر ان کے کوڈ آف ایتھکس بھی کوئی کام کا نہیں تھا. کہ ٹھیک ہے کتاب تو موجود ہے لیکن کتاب کو عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ. سیکنڈ کہتا ہے کہ ٹریننگ must be given, if not many employees might not even be aware that it exists, let alone know how to apply it. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ آپ ان کو ٹریننگ کرو، ان کو بتاؤ بھی، کیونکہ زیادہ تر آرگنائزیشن میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری آرگنائزیشن کا بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے. بس وہ کیا کر لیتے ہیں کہ جو ہے نا کمپنی کے اینول رپورٹ میں پبلش کرا دیتے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو اور ایکسچینج کے جو ہے نا ریکوائرمنٹ کو فلفل کر لیتے ہیں. باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. تھرڈ، the code must be kept up to date. کہ یہ جو کوڈ آف ایتھکس آپ بنا رہے ہو ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوگا، ان کو ٹائم ٹو ٹائم اپ گریڈ بھی کرو گے، کیونکہ آپ کے پاس سچویشنز چینج ہو جاتی ہیں، بزنس پریکٹسز چینج ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی اسی طریقے سے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوگا. The code must be available to all, for example through the corporate intranet. ٹھیک ہے، کہ یہ کوڈ ہر ایک کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے، ہر ایک امپلائی کو پتہ ہونا چاہیے اور آرگنائزیشن کے جو ہے نا انٹرنل نیٹ ورک کے تھرو ان سب کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے کہ جو بھی جس سچویشن میں جو ہے نا کوڈ ہوتا ہے تو وہ پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ کانسیکوینسز کو پتہ ہونا چاہیے، تو پھر وہ جو ہے نا منع ہو سکتا ہے. اگر ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ اگر ایک چیز کا جو ہے نا ہمارے پاس نقصان کم ہو اور اس کی پنشمنٹ کم ہو تو وہ بندہ اس کو جو ہے نا فالو کرے گا. لٹ سے اب اگر آپ جو ہے نا کیا کرتے ہو کہ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو اور آرگنائزیشن میں اگر آپ پکڑے گئے چوری کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ صرف جو ہے نا پنشمنٹ کیا ہے کہ آپ کو جاب سے نکال دے گی، تو پھر تو ہر بندہ چوری کرے گا. وہ کہے گا کہ بجائے اس کے کہ جو ہے نا مجھے اور کیا نقصان ہوگا، چلو کمپنی سے جو ہے نا 1-2 کروڑ روپے جو ہے نا چوری کر لو، پھر کیا فراڈ کر لو، نکال دیں گے آرگنائزیشن، یہاں سے چلے جائیں گے دوسری جگہ پہ، وہاں جاب کر لیں گے.
लेकिन जब उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से पनिशमेंट मिलेगी, जब प्रॉपर तरीके से अनाउंस होगा, उसके कैरियर को जो है ना खत्म कर दिया जाएगा, फिर जो है ना इस किस्म की एक्टिविटीज में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर वो इन्वॉल्व होने का सोचेगा भी तो वो 10 दफा सोचेगा कि मेरा कैरियर वगैरह जो है ना वो सारा का सारा स्टेक पे पुट हो सकता है। तो वो इन चीजों को अवॉइड करेंगे। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना कोड ऑफ एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए किसने दिया हुआ है? आई कैप ने दिया हुआ है। ठीक है। और वो हमारे पास क्या है, कहता है कि वो हमारे पास मेंबर है किस चीज की? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC। IFSC is a global organization of the accountancy profession comprising more than 175 members and associate organizations in 130 countries and jurisdictions representing nearly 3 million professional accountants. ठीक है कि IFSC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हमारे पास अकाउंटेंट्स के साथ जो है ना उसकी मेंबर है, और जो क्या कर रही है कि जो है ना 130 ममालिक में मौजूद है और उसके 3 मिलियन के करीब जो है ना हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के साथ कनेक्टेड है। So IFSC क्या करता है? कहता है कि IFSC develops and issues in the public interest high quality ethics standards and other pronouncements for professional accountants for use around the world. The member bodies of IFSC are also encouraged to adopt high standards of ethics for their members and promote good ethical practices globally. ठीक है कि इंटरनेशनली वो क्या करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कनेक्टेड है, तो बिजनेसेस को जब इंटरनेशनली ग्रो करना होगा और वो चाहते हैं कि वो जो है ना स्टॉक मार्केट पे आए, तो उनको जो है ना क्या करना पड़ेगा? एथिकली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और ये जो आपके पास IFSC है वो क्या कर रहा है कि हाई क्वालिटी एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाता है। ठीक हो गया। और वहाँ पे जो इतने भी उनके साथ कनेक्टेड बॉडी है वो इसको फॉलो करती है, ताकि वो लोग भी जो है ना अपने बिजनेसेस को क्लीन कर सके, ट्रांसपेरेंट कर सके, और एक एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। तो इसलिए कहता है कि अकॉर्डिंग टू आई कैप IFSC को हैज आई कैप हैज अकॉर्डिंग टू आई कैप हैज अडॉप्टेड IFSC कोड ऑफ एथिक्स. ICAP members are required to adhere to the requirements of Code of Ethics and exhibit the highest standards of ethics and professional conduct that are expected of the accountancy profession. Ethical behavior by chartered accountant plays a vital role in ensuring public trust in financial reporting and business practices and upholding the reputation of the accountancy profession. ठीक है कि हमारे पास जो है ना क्या है कि जो ऑर्गेनाइज जो डिप्लोमास या जो प्रोग्राम्स हमारे पास क्या होते हैं कि वो किसी गवर्निंग बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसको प्रोफेशंस कहते हैं। ठीक है। और हमारे पास आई कैप जो है ना जब क्या कर रहा है कि IFSC की कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहा है, तो फिर जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो किस चीज के लिए बाउंड हो गए हैं कि वो भी IFSC के जो आई कोड ऑफ एथिक्स दिया गया है उसको फुली फॉलो करेंगे। ठीक है। और वो जो है ना प्रोफेशनली अपने जो है ना बिहेवियर को रखेंगे, ताकि जो है ना उनकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो है ना वो जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन उसका रेपुटेशन खराब ना हो कि यार ये देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट था फ्रॉड में इन्वॉल्व था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था फ्रॉड में इन्वॉल्व था, जहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने जो है ना धोखा दे दिया, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने कंपनी से जो है ना पैसे चुरा लिए। तो जब इस किस्म की चीजें चलना शुरू हो जाएंगी तो पूरा प्रोफेशन जो है ना वो क्या हो जाएगा? खराब होना शुरू हो जाएगा, उसका रेपुटेशन जो है ना स्टेक पे पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एथिकली बिहेव करें, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट उनके ऊपर बहाल रहे कि इनका जो रिपोर्टिंग और बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से परफॉर्म हो रही हैं, और वो क्योंकि उनके जो ऑडिटर्स और उसकी रिपोर्ट होती है उसी पे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना या जो इतने भी जो है ना स्टेक होल्डर्स होते हैं वो रिलाई करते हैं कि ऑडिटर्स ने जो कह दिया वो उसको ज्यादा बिलीव करते हैं। तो इसलिए कहता है कि हमारे पास द कोड रिक्वायर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शुड कंप्लाई विद 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, which includes integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, professional behavior. कि वो क्या करेंगे कि इन 5 असूलों को फॉलो करेंगे। पहला उसूल हमारे पास इंटीग्रिटी, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप्स। कि वो क्या करेगा कि वो लॉयल रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, अपने थ्रू आउट जितने भी रिलेशनशिप होंगे वहां पे जो है ना वो झूठ और धोखे और उसकी तरफ नहीं इन्वॉल्व होगा, जिस काम के लिए आया हुआ है वो उस काम के साथ कंसर्न रहेगा। जिसकी इन्होंने एक एग्जांपल दी है, कहता है कि डैनियल is or Daniel is a chartered accountant in Rosemont and Co. They are in the process of inviting quotations for the supply of machinery for their new factory. It is expected that the machine installation will be subject to inspection. It is estimated that it will take a time of 2 to 3 months for commencement of operation. The Human Resource Department has also initiated the process of hiring staff for new factory. Daniel also sits on the interview panel. A candidate has been shortlisted for one position.
one of the position. He matches the job description and asking a salary which is within organization budgeted amount. During the interview, he informed that he has got another job offer. Due to his financial need, he can only wait till 2 months, else he will take up the other job offer. The HR manager asked him to refuse the other job as the organization will commence its operation within 2 months. Daniel reprimanded the HR manager and told the candidate that it can take more than 2 months for the organization commencement its operation and he should take up the other job offer if he wants to. In this case, Daniel has abided by the principle of जो है ना integrity. ठीक है कि आपके पास क्या है कि एक सिचुएशन है कि दानियाल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है. ठीक है, उसने क्या किया कि कोटेशन मंगवाई सप्लाई की कि एक नई फैक्ट्री जो है ना वो ओपन करेंगे जिसकी इंस्टॉलेशन पे जो है ना 2 to 3 months का टाइम ड्यूरेशन लगेगा. अब इस दौरान उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने जो है ना इंटरव्यूज वगैरह शुरू कर दिए. ठीक है, ताकि हम जो है ना उसके लिए एक प्रॉपर बंदा वहां पे ढूंढ सकें. ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना वहाँ पे जब एक बंदा उसके पास आया उनके फाइनल इंटरव्यूज वगैरह हुए तो उन्होंने एक एम्प्लॉय को चूज किया जिसको जो है ना उन्होंने ऑफर किया कि ठीक है हम आपका फाइनल इंटरव्यू लेंगे और जैसे ही हमारे ऑपरेशन स्टार्ट होंगे हम आपको जो है ना क्या कर देंगे कॉल कर लेंगे आप हमें ज्वाइन कर लेना. ठीक है, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि उस एम्प्लॉय को एक और जॉब ऑफर आई. ठीक है, तो अब जॉब की ऑफर आ गई उसकी. ठीक है, तो उसने पहले से ही बता दिया, उसने कहा कि कांटी मुझे कंफर्म कर दे कि 2 मंथ्स के अंदर अगर आपकी ऑपरेशन वाकई स्टार्ट हो रही है तो फिर मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करता और अगर नहीं स्टार्ट हो रही ठीक है तो फिर मैं क्या कर दूंगा कि इस जॉब को छोड़ दूंगा. ठीक है, फिर मैं आपकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि आपके जो है ना ऑपरेशन में टाइम लग रहा है तो मुझसे वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. तो एचआर मैनेजर ने क्या कहा कि वो दूसरी जॉब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ऑफर आ रही है उसको जो है ना रिजेक्ट कर दो. ठीक है, क्योंकि हमारा काम जो है 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा. लेकिन आपके पास दानियाल जो था क्या था वो भी तो वहां पे बैठा हुआ था, एचआर का मैनेजर है. ठीक है, तो उसने कैंडिडेट को कहा कि नहीं हमारे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन 2 महीने से ज्यादा इसके ऊपर टाइम लगेगा. ठीक है, तो उसने जो है ना दानियाल ने उसको जो है ना अपने मैनेजर के ऊपर गुस्सा किया. उसने कहा कि यार तुम जो है ना इसको झूठ क्यों बोल रहे हो, इससे जो है ना वो जॉब भी छोड़वा रहे हो, हमारा तो अभी तक जो है ना काम चल रहा है और हमारी ऑपरेशन इतनी जल्दी से काम नहीं कर रही. ठीक है, तो वो हो सकता है कि उसके ऊपर 3 महीने 4 महीने लग जाए. तो अगर वो दूसरी जॉब ऑफर उसके लिए सूटेबल है तो वो जा सकता है. हम किसी को बाउंड थोड़ी ना कर सकते हैं कि हम इसको कहें कि जी बैठ जाओ और फिर जो है ना 2 महीने बाद वो फिर आ जाए कि काम हुआ कि नहीं हुआ फिर 3 महीने 4 महीने, तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम उसको बाउंड करें. तो इसीलिए निहाल ने क्या किया वो अपने जो है ना डिग्री के प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड रहा. उसने झूठ और उसका सहारा नहीं लिया क्योंकि उससे रिपुटेशन खराब हो जाता है कि यार लास्ट टाइम जो है ना मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया, मैं जो है ना दूसरी ऑफर भी छोड़वा दी और फिर बाद में उन्होंने मुझे कह दी कि जी हमारा तो जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ना अगले साल स्टार्ट होगा. ठीक है, तो इसके साथ भी जो है ना झूठ और उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा, जो सच होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से बताएगी. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. सेकेंड हमारे पास जो है ना ऑब्जेक्टिविटी. कि objectivity involves not compromising professional or business judgments because of bias, conflict of interest or undue influence of others. कि वो अपने जो है ना ऑब्जेक्टिविटी को खराब नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा सब्जेक्टिव नहीं बनेगा. वो अपने प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट्स के ऊपर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. ठीक है, और ना ही वो बायस होगा ना ही अपने इंटरेस्ट और उसके ऊपर जो है ना इन चीजों में इन्वॉल्व होगा किसी और को नुकसान पहुंचाएगा. जिसके एग्जाम्पल किस तरीके से दी हुई है, कहता है कि अली चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ मैनेजर इन डेटा कॉर्पोरेशन, an organization which deals in manufacturing of soaps and detergents. He authorizes payments to suppliers for raw material purchase. After ensuring that the required documents are in order, such as purchase order, good receive notes, and payment requisition by the relevant department. कि अली हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है. ठीक है, वो जो है ना मैनेजर आपके पास है डेल्टा कॉर्पोरेशन का, जो क्या करती है वो सोप्स और डिटर्जेंट्स वगैरह बना रही है. तो उसने पेमेंट किस चीज़ की इशू कर दी, ठीक है सप्लायर को, कि रॉ मटेरियल जो उन्होंने उससे खरीदा था ठीक है उसकी पेमेंट उसने इशू करा दी. ठीक है, तो उसने क्या किया कि सबसे पहले इन चीज़ों को देखा कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो फुलफिल हुए कि नहीं है. तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर किया उनसे, जो है ना जो रॉ मटेरियल उनको सामान चाहिए था उसके लिए जो है ना वहाँ से जो फैक्ट्री है वहाँ से कोई जो है ना परचेज ऑर्डर आया होगा, उसको कहा होगा कि काइंडली हमारे लिए ये सामान मंगवा लें, हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए. फिर उसके बाद उसने जो है ना देखा ठीक है कि वो जो है ना रिसीव नोट्स बनाएगी, जब सामान उसको मिलेगा तो उसके पास नोट आएगा कि इतने अमाउंट के इतना सामान हमने आपको भिजवा दिया.
تھرڈ ہم نے کہا کہ پیمنٹ ریگولیشن بائی ریونیو ڈپارٹمنٹ، اور پھر پیمنٹ اس کے بعد اپنے جتنے بھی اکاؤنٹس یا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے اس کو اسائن کی جائے گی. سو کیا ہوا کہ he has received a requisition for payment to a supplier who is the brother of the chief of financial officer. The goods have not been delivered yet. However, the CFO has advised Ali to authorize the payment, which is against organizational policy. Ali has refused the CFO that the payment shall not be made unless GRN is received, despite being advised by the CFO. In this case, Ali has abided by the principle of objectivity. ٹھیک ہے کہ اب چیف آرگنائزر جو فائنینشیل آفیسر تھا وہ اس کا بھائی تھا. ٹھیک ہے اب اس نے کہہ دیا کہ یار یہ تو میرے بھائی سے وہاں سے وہ کر رہا ہے تو چلو بس اپنا کام نکالتے ہیں، پیمنٹس اس کو ریلیز کر دو. مینیجر نے یہاں پہ جو تھا ہمارے پاس چارٹ اکاؤنٹنٹ علی جو اس کا مینیجر ہے کمپنی کا، اس نے کہا کہ نہیں سوری یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک مجھے جو ہے نا وہ سامان کی کوئی جو ہے نا رسید نہیں ملی، گڈز ریسیو نوٹ نہیں ملا کہ سامان آپ کو پہنچ چکا ہے، آپ کو جو ہے نا سامان جو ہے نا اتنا کوانٹٹی میں پہنچا دیا ہے، کون سی کوالٹی ہے وہ چیزیں بھی ایشور نہیں ہوئی، نہ ہی سامان میرے پاس آیا ہوا ہے، تو میں کیسے ایڈوانس میں اس کو پیمنٹ کر دوں؟ تو یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. تو اس نے اس کو جو ہے نا کیا کر دیا، انکار کر دیا. تو اب یہاں پہ علی نے کیا کیا، آبجیکٹیوٹی کا خیال رکھا کہ کوئی باعث کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں گیا، ٹھیک ہے، یا کسی کے انفلوئنس میں آ کے اس نے جو ہے اپنی ڈیسیژن میکنگ کو چینج نہیں کیا، بلکہ جو وہاں کی رولز ریگولیشن تھے اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ رہا اور اس نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. تھرڈ ہمارے پاس ہے پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر کہ to attain and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employing organization receive competent professional service based on current technical and professional standards and relevant legislation, and to act diligently and in accordance with the applicable technical and professional standards. کہ آرگنائزیشن کیا کرے گی کہ وہ پروفیشنل نالج اور اسکل ہر ایک لیول پہ مینٹین رکھے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا جو کلائنٹ ہے یا جو امپلائی ہے وہ کیا کر سکے، اس کو سروسز بھی پروفیشنل والی ملنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک معاملے میں وہ پراپر سٹینڈرڈ کے ساتھ چلے گا اور وہ ہر ایک قانون کو نظر میں رکھے گا، اس کے اکارڈنگلی سارے کے سارے ڈیسیژن میکنگ ہوگی اور سارے کے سارے سٹیپس لیے جائیں گے، اور تبھی جو ہے نا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پروفیشنل کمپیٹنسی مینٹین ہو سکتی ہے. جس کی ایگزامپل انہیں کیسے دی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ سارا از اے سینئر مینیجر فائنانس ان رازی اینڈ کو. She passed her CA exam in 2016 and still refers from International Financial Reporting Standards edition 2016, from which she prepared for her exams. Sarah is in violation of the fundamental principle of professional competence and due care because she does not provide her professional services based on current edition of IFRS. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ اس نے 2016 میں سی اے کیا تھا اور تب کی جو قانون اور وہ سسٹم انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ کا جو طریقہ کار چل رہا تھا کہ کیسے رپورٹنگ کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، وہ انہی پرانے طریقوں کے ساتھ چل رہی ہے. اتنی ایڈیشنز چینج ہو گئی، اتنا ٹائم ہو گیا، تو اس کو بھی اپنا نالج، ان کو جو ہے نا سارا میتھڈ، سارے جو ہے نا پروسیجر چینج کرنے ہیں. جب اس نے ان چیزوں کو نہیں فالو کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا کریے کہ اپنے سروسز جو ہے نا ان چیزوں کو وائلیٹ کریے. کون سے کو وائلیٹ کر دیا؟ پرنسپل کو، پروفیشنل کمپیٹنس اور ڈیو کیئر کا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کانفیڈینشیلٹی. ٹو ریسپیکٹ دا کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن ایکوائرڈ ایز اے ریزلٹ آف پروفیشنل بزنس ریلیشنشپ. یہ کانفیڈینشیلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس کہ آپ آرگنائزیشن کے جو انفارمیشن کو لیک نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی اور کو اس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہو. جس کی ایگزامپل آپ کو کیا دیا گیا تھا کہ ارحم از این آرگنائزیشن سیکرٹری ان الفا بیٹا کمپنی and gets to know all policy matters which require the approval of board of directors. Each year, the board of directors approves the salary adjustment and HR promotions during June July. In the recent board meeting, Arham has found that his friend promotion has been approved by the board. He shared this information with him as soon as the board meeting is over, although the HR department has not issued any official notification. کہ ابھی میٹنگ کے دوران کی بات ہوئی اور وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی، ابھی فائنلائز نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس نے پہلے سے جلدی جلدی میں کیا کر دیا کہ جلدی جیسی میٹنگ ختم ہوئی اور اس نے اپنے دوست کو بتانا چاہا کہ میں اس کو انفارم کر دوں کہ چلو جی بس ٹریٹ بنتی ہے ہماری کہ ہماری جو ہے نا پروموشن تمہاری ہونے والی. تو اس نے کیا کیا، کانفیڈینشیلٹی کو وائلیٹ کیا، کیونکہ یہ میٹنگ کی بات ہی تھی. جب تک پروفیشنل جو ہے نا آفیشیل نوٹس نہ ایشو ہو جائے تب تک اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ انفارمیشن کسی اور کو ڈسکلوز کرتا. لاسٹ میں پانچواں ہمارے پاس کون سا ہے، پروفیشنل بیہیویئر کا. To comply with the relevant laws and regulation and avoid any conduct that the chartered accountant knows or should know might discredit the profession. کہ وہ اپنا بیہیویئر پروفیشنل رکھے گا، جو بھی لاز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو فالو کرے گا، اور وہ کسی بھی قسم کی جو ہے نا اس کنڈکٹ میں انوالو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، پروفیشنل کے اوپر بات ہوگی.
تو کہتے ہیں کہ جیسے شعیب احمد and Amit Kumar are CFOs in rival beverages organization. They are invited on talk show on national TV. During one of the questions, they get into debate which gets heated. Both Shoaib and Amit lose their cool and get into a verbal fight. This behavior demonstrates violation of fundamental principle of professional behavior. ٹھیک ہے کہ پروفیشنل بیہیویئر کیا تھا کہ وہ بچوں کی طرح تو نہیں لڑیں گے، لیکن کیا ہوا کہ امید اور جو ہے شعیب آپس میں گرما گرمی میں ہو گئے اور انہوں نے جو ہے نا کیا کرنا شروع کر دیا، لڑائی جھگڑے شروع کر دیے وہیں پہ ٹی وی شو کے دوران. تو جس سے پورے پروفیشن کی بدنامی کہ یار یہ کس قسم کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، کہ ان کو اس کی چیز کا بھی خیال نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کیسے بات کریں گے، کس طریقے سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں گے. تو دیٹ از دا وائلیشن آف دا پروفیشنل بیہیویئر. سو یہ ہمارے پاس 5 کوڈ آف ایتھکس جو ہے نا ہمارے پاس دیے گئے ہیں، آئی ایف ایس سی نے دیے ہوئے ہیں، جس کو آئی کیپ نے فالو کرایا ہوا ہے. اور ایز اے ممبر آف جو ہے نا آئی کیپ جو کہ ہر ایک بندے کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ انفارمیشن کی کانفیڈینشیلٹی بھی رکھے گا، آبجیکٹیوٹی کا بھی خیال رکھے گا، پروفیشنل ڈیو کیئر اور پروفیشنل بیہیویئر اور ان تمام چیزوں کو جو ہے نا پراپر طریقے سے مینٹین کرے گا. اگر وہ ان چیزوں کو مینٹین نہیں کرے گا تو پہلے ہی ہم نے کانسیکوینسز کو دیکھا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے نا ریپوٹیشن لاس ہو سکتا ہے، اس کو لیگل کانسیکوینسز فیس کر سکتے ہیں اور بھی طرح کی جو ہے نا پرابلمس اس کو فیس کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، سو یہ ہمارا جو ہے نا چیپٹر تھا جو یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں.